हाँ तो भाई कैसे हैं आप सभी? अच्छे। चलिए, तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि कल हमने अपनी विषाणु जनित रोगों के बारे में बात की थी, पोलियो, रेबीज वगैरह। ठीक है, तो आज जो हम बात करने वाले हैं, एक विषाणु जनित रोग में एक लास्ट डिजीज है जिसको हम हेपेटाइटिस यानी कि यकृत शोथ बोल के चलते हैं। ठीक है, तो मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ बता देना चाहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक समझिए। हम नेक्स्ट जो डिजीज है जिसे हम हेपेटाइटिस बोल के चलते हैं और हिंदी में बोलता है इसको यकृत शोथ। ठीक है, तो शॉर्ट में आपको मैं यहाँ पे इसको बता देना चाहता हूँ ताकि आप उसको समझ भी जाएंगे। तो देखिए, ये जो हेपेटाइटिस है हालांकि 6 प्रकार के विषाणुओं से होता है, लेकिन यहाँ पर हम केवल 2 ही प्रकार के विषाणुओं का अध्ययन करेंगे और उसी आधार पर हमने हेपेटाइटिस को भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया, एक हेपेटाइटिस ए और एक हेपेटाइटिस बी। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? एक है हेपेटाइटिस ए और एक है हेपेटाइटिस बी। जो हेपेटाइटिस ए है वह हेपेटाइटिस ए विषाणु के द्वारा होता है, जो बी है वो हेपेटाइटिस बी विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है। हेपेटाइटिस ए को ना हम जॉइंडिस बोलते हैं, पीलिया बोलते हैं, जिसका अध्ययन हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम हेपेटाइटिस ए का अध्ययन नहीं करेंगे, केवल जो हम अध्ययन करेंगे वो हेपेटाइटिस बी का करेंगे, यानी कि यकृत शोथ बी का करेंगे। ठीक है, तो हेपेटाइटिस बी की यदि मैं बात करूं तो इसे हम सीरम हेपेटाइटिस भी बोलते हैं, है ना। सीरम यकृत शोथ भी इसको बोलते हैं। इसका जो विषाणु है वो हेपेटाइटिस वी है। कौन है इसका विषाणु? हेपेटाइटिस बी। ठीक है, हाँ, हेपेटाइटिस बी जिसको सीरम हेपेटाइटिस के नाम से जानते ही हैं। और इसके बारे में यदि हम बात करें तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे बता दूं कि इसकी जो खोज हुई थी हेपेटाइटिस बी विषाणु की, वो ऑस्ट्रेलिया का एक आदिवासी था। आदिवासी के रक्त में इसकी खोज की थी और वो वैज्ञानिक थे ब्लूमबर्ग। ठीक है, हेपेटाइटिस बी विषाणु की जो खोज की गई थी वो ब्लूमबर्ग के द्वारा की गई और ये ऑस्ट्रेलिया का जो आदिवासी थे उसके रक्त में इस विषाणु की खोज की गई। ठीक है भाई, ये जो वायरस है ना हेपेटाइटिस बी विषाणु, ये HIV से भी ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, हाँ, इसके कारण की मैं बात करूं और बचाव की मैं बात करूं, कारण और यदि मैं बचाव की बात करूं तो जो मैंने एड्स में कारण और बचाव लिखाए हैं, बात को जरा ध्यान से समझना। HIV डिजीज में, एड्स रोग में जो मैंने कारण और बचाव लिखाए हैं, सेम इसके कारण और बचाव हैं हेपेटाइटिस बी के। समझ में आ रही मेरी बात? तो आप उनको पढ़ लेना, सेम है बिल्कुल, कहीं भी कोई डिफरेंट नहीं है। वही आप 4-5 इसके कारण और बचाव में लिख सकते हैं। लक्षण इसके थोड़े अलग हैं। तो लक्षण की मैं बात करूं तो देखिए, इसमें उल्टियां होती हैं, तेज बुखार रहता है, मूत्र का जो रंग है वो पीला होता है। ठीक है, भूख नहीं लगती है और यदि खतरनाक हो जाए, मतलब ज़्यादा समय तक रहे, तो कैंसर जैसी बीमारियां भी इसके कारण हो सकती हैं। ठीक है भाई, तो बाकी और इसमें हेपेटाइटिस बी में अपने को कुछ भी नहीं पढ़ना है ना,
सेम बिल्कुल जो HIV पॉजिटिव में, एड्स वाली डिजीज में है, वही हमें यहाँ पे पढ़ के चलना है, और ज़्यादा कोई खास बात यहाँ पर नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारी कंप्लीट होती हैं विषाणु जनित डिजीज। ठीक है भाई, विषाणु जनित डिजीज। नेक्स्ट हम जो बात करते हैं वो करेंगे अब प्रोटोजोआ जनित रोग। और प्रोटोजोआ जनित रोग में इम्पॉर्टेंट जो डिजीज हैं, जो हमारे बोर्ड एग्जाम की और हर कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से हैं, उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। तो इसी क्रम में सबसे पहली जो डिजीज है वो है अमीबता या अमीबिएसिस। ठीक है, या इसका दूसरा नाम और है अमीबा पेचिस। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, सबसे पहले बात करते हैं इसके रोग जनक की। तो इसका रोग जनक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, जो कि हमारी आंत्र में पाया जाता है। एंटमीबा हिस्टोलाइटिका जो है वो मनुष्य की आंत्रों में पाया जाता है। ठीक है, यह एक प्रोटोजोआ है। इसके वाहक की मैं बात करूं तो इस रोग का वाहक होता है घरेलू मक्खी। इसका प्रसार जो होता है वो जल से और दूषित भोजन से। ठीक है, लक्षण की मैं बात करूं तो देखिए लक्षण इसके आंत्र की कोशिका नष्ट होना, जिससे छाले बनना व उनमें श्लेष्मा का भरना, तथा घाव फटने से निकला श्लेष्मा मल के साथ बाहर आता है। नेक्स्ट, रोगी के पेट में मरोड़े होते रहते हैं। दस्त के साथ रक्त निकलना। ठीक है, ये इसके कुछ लक्षण है भाई, किसके, अमीबा पेचिस के। बचाव की यदि हम बात करें तो मैं यहां लिख देता हूं इसके बचाव। इसके बचाव की मैं बात करूं तो इसका जो बचाव है वो है पानी को उबालकर पीना चाहिए। नेक्स्ट, दूषित व खुला भोजन नहीं करना चाहिए। उपचार की मैं बात करूं तो एमेटिन और मेट्रोनिडेजोल औषधि। ठीक है भाई, सुनिए अब ध्यानपूर्वक। हम प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं, और आप सभी को पता है, आप 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं कि प्रोटोजोआ जो होते हैं वो प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आते हैं। मतलब ऐसे जीव जो एक कोशिकीय होते हैं, उन सभी को प्रोटिस्टा जगत में रखा था अर्नेस्ट हेकल ने। आप सभी को याद है ना। चलिए, तो इनमें सबसे पहली जो डिजीज है वह है अमीबता, जिसको अमीबिएसिस
या अमीबीय पेचिश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका जो रोगजनक है अमीबीय पेचिश का, वह होता है एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। कौन होता है? एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। इसको याद रखना आप, रोगजनक कौन है? एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। वाहक, इस रोग को फैलाने का जो वाहक है वो कौन है? घरेलू मक्खी। इसका मतलब क्या हुआ कि घरेलू मक्खी के माध्यम से यह प्रोटोजोआ मानव के शरीर के अंदर प्रवेश करता है। अब ये कैसे जा सकता है? तो इसका जो प्रसार है ना, प्रसार मैं आपको बता दूं, एक तो जल के माध्यम से, एक दूषित भोजन के माध्यम से, और हालांकि ये वायु के माध्यम से भी मैं लिख सकता हूं, और मक्खियां भी होती हैं, क्योंकि मैंने इसको मक्खी को क्या है अलग से लिख दिया है, तो यहाँ पे मैंने मक्खियां नहीं लिखी हैं। चाहे तो आप मक्खी भी लिख सकते हैं ना, मक्खियां है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इनके इस प्रकार इनका इस रोग का क्या होता है? प्रसार होता है। लक्षण की मैं बात करूं तो आप देखिए कि एंटमीबा हिस्टोलाइटिका जो है, इसकी शिशु अवस्था जिसको हम ट्रोफोजोइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ट्रोफोजोइट। वह आंत्र में प्रवेश कर वहां की भित्ति को नष्ट कर देती है, आंत्र की भित्ति को, कोशिका भित्ति को, जिससे वहां की कोशिका जैसे ही नष्ट होती हैं वहां बन जाते हैं छाले यानी कि घाव, और उन छालों में भर जाता है श्लेष्मा। धीरे धीरे वो छाले जब फटते हैं तो उनसे निकला जो श्लेष्मा है वो मल के साथ बाहर आता है, और रोगी के पेट में मरोड़े उत्पन्न होते हैं, मतलब पेट दर्द रहता है, मरोड़े उत्पन्न होते हैं ना, और दस्त लग जाते हैं। कई बार दस्त के साथ आव, श्लेष्मा या रक्त भी निकलता है। तो ये लक्षण इस रोगी के अंदर शो होते हैं। बचाव की यदि हम बात करें तो ऐसे रोगी को जो पानी है उसे उबाल कर पीना चाहिए। क्यों पीना चाहिए भाई? मैं आपको बता दूं कि इससे हम रोगी को नहीं, मतलब हम इससे कैसे बचाव कर सकते हैं कि जो घरेलू मक्खी है वो कई बार क्या है, खुले भोजन पर या अपने पानी के अंदर पानी पर बैठ जाती है और उसके लार्वा को उसमें छोड़ जाती है, और जब हम इस पानी का सेवन करते हैं तो वो हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो इससे बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए? पानी को उबाल कर पीना चाहिए, दूषित और खुला हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। ठीक है, उपचार की मैं बात करूं तो एमेटिन और मेट्रोनिडाजोल नाम की जो औषधि हैं, एमेटिन और मेट्रोनिडाजोल नाम की जो औषधि हैं उनका सेवन करना चाहिए। समझ में आई बात? नहीं आई? ठीक है, तो यह हमारी पहली डिजीज है जिसको हम अमीबीय पेचिश यानी कि अमीबता बोल के चलते हैं। तो आपको याद हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें ना समझने के लिए कुछ नहीं है, इसमें आना आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा भाई। समझने को तो कोई ऐसी शब्द और इसका ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है जो आपकी समझ में नहीं आए ना। इसमें तो क्या है, केवल आप नोट्स देखिए, उनको पढ़िए, बस सारी चीजें आप जानते ही हैं, और ऐसी कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए नेक्स्ट डिजीज, प्रवाहिका, जिसको अतिसार कहते हैं, और इंग्लिश में वही अपना नाम डायरिया। ठीक है, तो देखिए इसका जो रोगजनक है वो है जियार्डिया नाम का प्रोटोजोआ। ठीक है, और इसमें कोई खास ज़्यादा बात नहीं है, मैं आपको बता दूं। इसके लक्षण हमारे लिए दिए हुए हैं, और लक्षण में है पतले दस्त होना, नेक्स्ट पेट दर्द व भूख न लगना, सिर दर्द व बेचैनी।
उपचार की हम यहाँ पर बात करें क्लोरोक्विन, केमोक्विन, ठीक है। कोई खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ। प्रवाहिका जिसको हम अतिसार या इंग्लिश में डायरिया बोल के चलते हैं, इसका जो रोगजनक है, रोगजनक का मतलब कि किस प्रोटोजोआ से यह अतिसार या डायरिया होता है, तो मैं आपको बता दूं जियार्डिया नाम का एक प्रोटोजोआ है, उससे हमें डायरिया डिजीज होती है ना। एक बैक्टीरिया से भी जो मैंने आपको कराया था उससे भी डायरिया फैलता है। लक्षण की मैं बात करूं तो इसमें पतले दस्त लग जाते हैं, पेट दर्द रहता है और व्यक्ति को भूख नहीं लगती है, और सिर दर्द रहता है और बेचैनी रहती है। उपचार की यदि हम बात करें तो क्लोरोक्विन और केमोक्विन नाम की औषधियाँ होती हैं जिससे हम इस व्यक्ति का क्या कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी नेक्स्ट डिजीज थी। अगली जो डिजीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसे हम बोल के चलते हैं ट्रिपेनोसोमियासिस। बहुत इंपॉर्टेंट यह डिजीज है ट्रिपेनोसोमियासिस, ठीक है भाई। तो रोगजनक की, अच्छा यहां एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, इसे निद्रा रोग यानी कि स्लीपिंग सिकनेस, निद्रा रोग कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ना। इसका है रोगजनक ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। वाहक की मैं बात करूं सेटसी मक्खी, क्या नाम है, सेटसी मक्खी इसका वाहक। लक्षण की यदि हम बात कर, अच्छा प्रभावित अंग हम यहां पे लिख सकते हैं, प्रभावित अंग है लसिका तंत्र और मस्तिष्क। लक्षण की यदि हम बात करें तो रोगी हमेशा निद्रा अवस्था में उपचार की बात करें तो प्राइमाक्विन। देखिए भाई, तो ये इंपॉर्टेंट डिजीज है जहां से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है 1 नंबर का। तो मैं आपको बता दूं कि ट्रिपेनोसोमियासिस नाम की एक डिजीज है। इस डिजीज का जो रोग, इस डिजीज को या इस डिजीज का जो सामान्य नाम है वह है निद्रा रोग, है ना, स्लीपिंग डिजीज जिसको हम बोल के चलते हैं। तो इसका जो रोगजनक है वह है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, ठीक है। वाहक होती है सेटसी मक्खी जिसको ग्लोसाइना पाल्पेक्स ऐसा नाम है उसका, सेटसी मक्खी का। आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इसका वाहक याद रखें सेटसी मक्खी, ठीक है। ग्लोसाइना के नाम से होती है, ग्लोसाइना उस मक्खी का नाम है। तो वाहक के रूप में आपको इतना याद रखना है कि सेटसी मक्खी ये सामान्य मक्खी से थोड़े बड़े आकार की मक्खी होती है ना। प्रभावित अंग जो इससे होता है वो हमारा लसिका तंत्र और मस्तिष्क होता है। इसके लक्षण कि रोगी जो होता है वो हमेशा निद्रा अवस्था में रहता है और इसका उपचार हम प्राइमाक्विन नाम की औषधि से कर सकते हैं, ठीक है। छोटी छोटी सी अब ये डिजीज है जिसमें आपको छोटी छोटी सी बातें
मतलब इनके जो रोगजनक हैं या कोई इम्पोर्टेंट शब्द है तो वही याद रखना है। तो इसी क्रम में नेक्स्ट है ट्राइकोमोनियासिस। इसका रोगजनक है ट्राइकोमोनास वैजाइनेलिस। ट्राइकोमोनास वैजाइनेलिस, ठीक है। इसके जो लक्षण हैं, अच्छा यह जो डिजीज है ना वो केवल महिलाओं में ही होती है। महिलाओं की योनि से झागदार पदार्थ निकलता है, योनि में खुजली व जलन होती है, ठीक है। तो मैं यहां पर जो ये डिजीज है ना उसको हम वैजाइनेटिस भी बोल के चलते हैं, है ना। देखिए भाई, ट्राइकोमोनियासिस जो डिजीज है, एक ट्राइकोमोनास वैजाइनेलिस नाम का प्रोटोजोआ होता है जो महिलाओं की योनि में रहता है, ठीक है। तो ये कौन सा रोग फैलाता है? वैजाइनेटिस, मतलब योनि में संक्रमण उत्पन्न करता है, जिससे महिलाओं की योनि से, वैजाइना से एक झागदार पदार्थ स्रावित होता रहता है, खुजली होती है और जलन होती है, ठीक है। तो उस डिजीज का नाम है वैजाइनेटिस, जिसको कौन फैलाता है? ट्राइकोमोनास वैजाइनेलिस, ठीक है। तो आपको रोग कारक वगैरह ही याद रखने हैं, यहाँ पर ज्यादा आपसे ये डिजीज नहीं पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है लीशमैनियासिस, जिसको काला आजार के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो रोगजनक है वो है लीशमानिया डोनोवनी, ठीक है। इससे जो प्रभावित अंग है वो है नासा, बेस्म, मुख आदि आदि, ठीक है। लक्षण की मैं बात करूं तो देखिए, इसमें जालिका अंतःतंत्र अवरुद्ध हो जाता है। अंतःस्तर हम कह सकते हैं, अंतःस्तर तंत्र अवरुद्ध हो जाता है, जिससे प्लीहा अत्यधिक बढ़ जाती है, जो शरीर में फोड़े बना देती है, ठीक है भाई। तो कोई खास इंपॉर्टेंट डिजीज तो नहीं है, मैं आपको बता दूं। काला आजार, इसमें आप इतना याद रखो, लीशमानिया डोनोवनी नाम का प्रोटोजोआ है, उससे काला आजार उत्पन्न होता है और यह नासा, बेस, मुख आदि को प्रभावित करता है। इसमें क्या होता है कि जो रेटिकुलो एंडोथीलियम सिस्टम होता है ना, जालिका अंतःस्तर तंत्र, वो अवरुद्ध हो जाता है, जिससे हमारी जो स्प्लीन है, प्लीहा है, उसका साइज बढ़ जाता है और हमारे शरीर में जगह जगह पर फूड़े उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी डिजीज थी, कुछ नॉर्मल डिजीज जो प्रोटोजोआओं के द्वारा होती थी, लेकिन यहाँ पर प्रोटोजोआ से होने वाली एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिजीज
जिसको हम मलेरिया बोल के चलते हैं, उसके बारे में हम कल डिटेल से बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट डिजीज है और उसको हम अलग से एक लेक्चर में समझेंगे, ठीक है। तो आज के लिए केवल इतनी ही बात करते हैं, बाकी कल की जो हमारी क्लास है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, ठीक है, जिसमें हम मलेरिया डिजीज के बारे में कंप्लीट रूप से समझेंगे, एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ, जो हमारे सिलेबस में भी नहीं है, उसके अलावा भी हम आपको समझाएंगे, ठीक है। ओके।